स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस पढ़ा था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ हैलोजन के ऊपर। ठीक है, तो अकरेंस मींस कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो एलिमेंट्स विद हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस। तो जितनी भी ये हैलोजेंस हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जो फॉर्म है वो एनायन की फॉर्म यानी नेगेटिव आयन की फॉर्म में होती है। And those with the lower value of electronegativity exist as positive ion। और जो metals होती हैं इनकी electronegativity कम होती है वो positive ion की form में आती है। तो element with intermediate value of electronegativity are found as ions or molecules or in free form। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू वाले होते हैं वो या तो आयन होते हैं या मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं या फ्री एटम भी होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है उनकी स्टेट के ऊपर। लेकिन जो हेलोजेंस हैं तो हेलोजेन में क्या होता है कि नन ऑफ दी हेलोजन इज फाउंड फ्री फ्रॉम इन फॉर्म इन नेचर। यानी कोई भी हेलोजन फ्री फॉर्म में नेचर के अंदर पाई नहीं जाती। दी हेलोजन एग्जिस्ट इन नेचर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में ज्यादातर पाई जाती है। देयर मोस्ट कॉमन स्टेट इज हैलाइड आयन। हैलाइड आयन कैसे? फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। और दी हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जितने भी हैलाइड्स हैं सॉल्युबल इन वाटर हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं और सी वाटर में पाए जाते हैं, साल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, बेड ऑफ साल्ट जो साल्ट बेड होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और जो इनके कॉमन कह लें अकरेंस है जिन मिनरल्स फॉर्म में है वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे क्लोरीन का फेल्डस्पार है या फ्लोरोस्पार जिसे कहते हैं वो है CF2, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। फ्लोरोपेटाइट फ्लोरोपेटाइट जो है CF5PO4 थ्राइस F। और ब्रोमीन का जो है वो है ब्राइन वेल्स में पाई जाती है। ब्राइन NaBr KBr और MgBr में पाई जाती है। क्लोरीन हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ के हैलाइड NaCl को कहते हैं। ये साल्ट बेड्स में पाई जाती है, ब्राइन वेल्स में पाई जाती है। यानी जहाँ पर नमक होता है, नमक वाले नमकीन कह रहे हैं कुओं वगैरह में पाई जाती है। सी वाटर में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और क्रेनोलाइट KCl NaCl2 6H2 ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी क्लोरीन पाई जाती है। आगे आयोडीन के NaIO3 NaIO4 और डिपॉजिट इन काइल ब्राइन वेल्स। ठीक है, तो काइल पीछे हम काइल साल्ट बेड पढ़ चुके हैं, तो उनके डिपॉजिट्स ये आयोडीन के डिपॉजिट भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अकरेंस का टॉपिक जो है वो एंड होता है तकरीबन यही चीजें अकरेंस में थी। आगे हमारा जो ये 5.3 वाला टॉपिक है ये सिलेबस में नहीं है और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो ओनली 5.4 एंड 5.5 है, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और कंपाउंड ऑफ हैलोजन। हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और कंपाउंड ऑफ हैलोजन पे चलते हैं। तो 5.4 यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक जो है ये सिलेबस का हिस्सा है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मीन दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, सॉरी खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, खुद रिड्यूस होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इनमें लिखा है कि relative reactivities of halogen as an oxidizing agent, all the free halogens act as oxidizing agent when they react with metals or non-metals। ये मेटल या नॉन मेटल जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिएक्ट करना है। और द रिएक्टेंट एलिमेंट्स एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो एलिमेंट रिक्वायर है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, या जिसके साथ मिल जाता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ये खुद नेगेटिव में आ जाती है ऑन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स। मेटल के साथ जब आयनिक कंपाउंड बनती है और हेलोजन गेन इलेक्ट्रॉन करती हैं और कन्वर्ट कर देती हैं अपने आप को हैलाइड आयन में, तो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जैसे Na और Cl मिलकर NaCl बन रहा है, जिसमें Cl पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव चार्ज है। ये चीजें आपने बेसिक्स पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो मेन चीजें हैं वो है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती जाएगी। अब ये कैसे, यानी कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है? तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज भी एटलीस्ट बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए उसके
इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्लोरीन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड आयोडीन द लीस्ट, आयोडीन सबसे कम होती है, और डी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन टू आयोडीन, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और आयोडीन की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाती है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है ये डिपेंड किस पे करती है, तो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, कि कितनी आसानी से ये एनर्जी देने पर टूट जाता है, फर्स्ट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स, एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस की, इसके जो आयंस हैं वो पानी में कितनी आसानी से सॉल्युबल है, यानी पानी कितनी आसानी से इनको अपने अंदर हल करके कम एनर्जी के अंदर, यानी एनर्जी कितनी एनर्जी खर्च करता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, वेपराइजेशन भी मीन्स कि जब इनको हम वेपराइज करवाते हैं कितनी हीट चाहिए होती है, अगर ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है और जो आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में, तो इनकी ही हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जनरल प्रिंसिपल के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपके पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। नेक्स्ट, इनकी पावर डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, कि कितनी आसानी से टूट सकता है। एफिनिटी ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन की एटलीस्ट ज्यादा है। और हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि आसानी से पानी में डिजोल्व होने पर कितना क्या लें हीट डिजोल्व करते हैं। और हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन करने के लिए कितनी हीट चाहिए दरकार है। आगे लिखा हुआ है इफ द हैलोजन हैज लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, यानी किसी जो हैलोजन है उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन यानी टूटने की एनर्जी कम हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई हो और हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो और हाई, तो ये तीनों चीजें जब हाई, ये दोनों चीजें हाई और ऑक्सीडेशन जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है वो लो हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कह लें ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हैलोजेंस की लो डिसोसिएशन एनर्जी हुई जल्दी टूटते हैं, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस तरह फ्लोरीन की कि वो बॉन्ड बहुत आसानी से टूट सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा है। क्योंकि उसके बरक्स आयोडीन अगर देखें तो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है। आगे ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की हायर है बिकॉज इट्स लोअर एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हायर एनर्जी ऑफ hydration and high energy of ये high की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, और ड्यू टू दी relative strength as oxidizing agent, it is possible for each free halogen to oxidize the ion of the other halogen next to it in the family। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी आपके सामने कर देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दो हैलोजेंस हो, एक हैलोजेंस हो पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि साल्ट फॉर्म, सॉरी साल्ट ही पॉजिटिव फॉर्म में नहीं, सिंपल अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे फर्ज कर लें F2 फॉर्म में, ठीक है। एक है आपके पास साल्ट जो KCl का है, ठीक है। अब F2 और KCl ये दोनों साल्ट, एक साल्ट है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब जो F2 है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो उस KCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट करके अपने आप को F नेगेटिव बना लेगी। जब F नेगेटिव बनाएगी तो फिर वो F नेगेटिव और K आपस में मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो क्लोराइड की फॉर्म में चली जाएगी, सॉरी क्लोराइड जो है वो क्लोरीन की फॉर्म में आ जाएगी। तो देखें जरा यहाँ पर यही चीज इन्होंने नीचे लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये है कि X2 जो है यानी कोई भी गैस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके X नेगेटिव जब बनती है तो उसके अंदर क्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 2.87 है, और क्लोरीन का उससे कम है, फ्लोरीन ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का सबसे कम है, ठीक है। तो इसको हम नीचे से शो भी किया हुआ है उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था। देखिए जरा कि फ्लोरीन का यहाँ पर लिखा हुआ है 2.87 है, क्लोरीन का कितना है, क्योंकि ये फ्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो पॉजिटिव में होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
लेकिन जो क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में है उससे क्लोरीन गैस बन रही है तो लूज हो रहा है। लूज हो रहा है मीन्स रिमूवल हो रही है, तो रिमूवल पर जो उसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, फिर रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव 1.36, अब इन दोनों को ऐड करें तो ऐड आंसर आता है +1.51 वोल्ट। तो +1.51 वोल्ट ये बता रहा है कि फ्लोरीन जो आपके पास गैस है वो क्लोराइड आयन को क्लोरीन गैस बना देगी और खुद फ्लोराइड आयन कन्वर्ट हो देगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास क्लोरीन KCl की फॉर्म में है, क्लोराइड आयन जो है KCl की फॉर्म में, तो रिएक्शन के बाद वो KF बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ आपको सिंपल लफ्जों में यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, अब नीचे अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को सामने ले आए फिर क्या होता है, फिर देखें कि क्लोरीन वाला जो हिस्सा है वो ब्रोमीन वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस करके क्लोराइड बना देगा, और ब्रोमीन जो है ब्रोमीन ब्रोमाइड जो है ब्रोमीन गैस सॉरी लिक्विड बन जाएगा। इस तरह जो ब्रोमीन है वो आयोडीन को रिप्लेस करेगा, आयोडाइड जो आयन है उसको रिप्लेस करेगा और आयोडीन क्या है बना देगा सॉलिड, और साथ में ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड बन जाएगी। ठीक है, तो अगर यही इक्वेशन हम यूज करें एक साल्ट की फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसी के सामने मैं कर देता हूँ कि हमारे पास अगर Cl2 है और वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ BKBr के साथ, KBr के साथ, तो इसके रिएक्शन के नतीजे में वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे KBr और Cl2 के रिएक्शन के बाद KCl और Br2 बना देंगे। तो अगर हम KBr को 2 कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अगर मैं यहाँ पर डैशेस लगा के शो करूं तो वो होगी आपके पास KCl और प्लस आपके पास बनेगा Br2। ये जो आपके पास इस रिएक्शन में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए के Br के साथ होगा तो Br नेगेटिव फॉर्म में होगा और Cl2 की फॉर्म में, क्योंकि जब एक ही तरह के आइटम होते हैं तो ऑक्सीडेशन पावर उसकी 0 होती है। तो इसकी पावर जो है Cl2 की 0 है। ठीक है, तो 0 पावर के साथ जब ये रिएक्ट करेगी KBr के साथ, तो KBr में Br है नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव फॉर्म से चला जाएगा 0 में, Br 0 में चला जाएगा, और Cl जो है 0 से चला जाएगा -1 में। ये यहाँ पर आपके पास Cl -1 बन जाएगा और Br2 जो है वो 0 फॉर्म में चला जाएगा, और आपके पास KCl कितने बनेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन जो है ये हो जाएगी ठीक। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन मैंने सामने लिख दी है, ये इक्वेशन होगी। इसमें ये इसकी जो है क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, KBr KCl फॉर्म में चला जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज। कलर डाइज होती हैं जिनको ऑक्सीडाइज भी कर सकती हैं फ्लोरीन और क्लोरीन टू कलरलेस सब्सटेंस की फॉर्म में, जैसे लिटमस या यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डिकलराइज हो जाता है जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के साथ उसको एक्सपोज करते हैं। ये फ्लोरीन और क्लोरीन गैस क्या करती हैं, उनको क्या डालती हैं, ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस हो जाती हैं, जिसके नतीजे में उनका कलर क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। और व्हेन यू यूज ब्लीचिंग क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज करते हैं या ब्लीच के लिए, ब्लीच के अंदर क्या होता है कि वो हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है क्लोरीन। ब्लीच में CaCl OCl में Cl नेगेटिव एक्ट कर CaCl OCl में यानी ब्लीचिंग के प्रोसेस के अंदर क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो इसी तरह ब्लीचिंग होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम अगला पार्ट यानी अगला टॉपिक कंपाउंड का पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।